हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को, जो कि विषय रहेगा आपका गणित का। और ये पेपर आपका होता है 25 नंबर का। 1 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो मॉडल पेपर है ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि आपको पता चल ही चुका है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपकी परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें, हम आपको लगातार मॉडल पेपर देंगे जहां से लगातार डायरेक्टली एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला है। अगर पिछले आपने अभी तक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, तो इन सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हमने आपको दे दिए गए और इसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको चैनल पर बनाकर दे दी है। तो उनको जाकर आप जरूर अटेंड कर लीजिए, उन क्लासेस को, उन मॉडल पेपर को जरूर देख लीजिए। इसके साथ ही इस मॉडल पेपर को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो मेरे साथ एंड तक क्लास में बने रहिएगा। और ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए पूरी देखिएगा एंड तक इस क्लास को। और इस पीडीएफ फाइल को भी कैसे डाउनलोड करना भी आगे पता चलने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 455 में पहले 5, ठीक है, और दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर और योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 455 दिया हुआ है, इसमें पहला 5 है, ये है इकाई का अंक है, ठीक है, इकाई का अंक है 5, ठीक है, और इसमें 5 और दूसरे 5 के स्थानीय मान, ठीक है, दूसरा 5 यहाँ पर दाही के अंक पर है, तो दूसरे 5 के स्थानीय मान हो जाएगा इसका 50। अब इन दोनों 5 के स्थानीय मान के अंतर, ठीक है, इनका अंतर क्या हो जाएगा, 50 में से आप 5 घटाएंगे तो ये हो गया आपका 45, ठीक है, ये तो अंतर आ गया, ठीक है, अंतर आ गया, अंतर और योगफल, ठीक है, योगफल इनका कितना होगा, अगर आप इन्हें जोड़ देंगे तो 50 और 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका 55, ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया आपका 55। अब अंतर और योगफल इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इनका आप गुणनफल कर देंगे तो 45 और 55 इन दोनों की आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2475। कितना हो जाएगा, 2475। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिएगा, 45 इंटू 50, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2475। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर हो जाएगा 2475, ऑप्शन ए, ठीक है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न आपका 0.06 और इंटू 0.04, ठीक है, इनका मान आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, 0.06 इंटू 0.4, ठीक है, इनकी गुणा करके आपको बताना है। तो गुणा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप ऐसे गुणा कर दीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है, इस तरह से आप गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24, कितना आया आपका 6 चौक 24। अब आपको यहाँ पर पॉइंट भी लगाना है, तो आप देख लेंगे यहाँ से इकाई के अंक के बाद है पॉइंट, ठीक है, यानी कि 1 अंक के बाद है पॉइंट, और यहाँ पर भी 1 अंक के बाद है पॉइंट। तो दोनों जगह का आप काउंट कर लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, 1 अंक के बाद इधर है और 1 अंक के बाद इधर है, ठीक है। तो आप टोटल कितना हुआ, 2 अंक के बाद है पॉइंट, ठीक है, कितने अंक के बाद है पॉइंट, 2 अंक के बाद। तो आप इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट जो है वो लगा देंगे, 1 अंक और 2 अंक, ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। तो ये आ जाएगा आपका 0.24, ठीक है। तो इसे यहाँ अगर आप जीरो भी लगाएं तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस साइड में आप कितना भी जीरो लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लिख सकते हैं 0.24, ठीक है। तो आप देख सकते होंगे कहाँ पर इसका राइट आंसर, ये होगा आपका राइट आंसर 0.24, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आप गुणा करें तो कुछ देर के लिए ये मान लें कि यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, कुछ देर के लिए मान लें। तो गुणा कर दें डायरेक्टली, 6 चौक आपका 24 हो गया। अब आप देख लें कि पॉइंट कहाँ पर था, तो 1 अंक के बाद इधर पॉइंट और 1 ही अंक के बाद इधर है, तो दोनों जगह का जोड़कर आप पॉइंट लगा देंगे, 2 अंक के बाद 1 अंक ये, 1 अंक ये, 2 अंक के बाद आप यहाँ पर लगा देंगे। तो 0.24 इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सके। प्रश्न संख्या 3 है, एक समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यदि उसकी जो ऊंचाई है वो 7.5 सेंटीमीटर हो, ठीक है, कितनी, 7.5 सेंटीमीटर हो, तो उसका आधार सेंटीमीटर में क्या होगा। यहाँ पर आपको आधार पूछा जा रहा है, आधार आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो वो यहाँ पर ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है, हमें आधार निकालना है, ठीक है, आधार निकाल तो ऊंचाई है, ऊंचाई को आप इधर बटे में ले आएंगे, ठीक है, इस तरह से 7.5, ठीक है, 75 बटे 7.5, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे
तो 75/7.5 75, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया आपका 75/7.5, ठीक है। ये आपका आधार निकल कर आ रहा है, क्या आ रहा है, आधार, ठीक है। तो यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ ऊपर 0 पहुँच जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। अब 75 एकम डायरेक्टली 75, ठीक है। ये 75 कट गया, बच गया 0, तो 1 और 0 बचा यानी कि 10, ठीक है। आधार कितना आया आपका 10 है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर लगाएंगे आप ऑप्शन बी। इसका आधार कितना होगा 10 सेंटीमीटर। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो यहाँ पर या तो 1 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए या फिर वो डायरेक्टली उसी संख्या से डिवाइड हो जो संख्या यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा और किसी भी संख्या से वो पूरी पूरी भाग ना होती हों, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल 1 से यहाँ पर भाग होती हैं पूरी पूरी, और वो केवल अपनी उस संख्या से ही भाग होती हैं जो वह संख्या है, ठीक है, जो वह संख्या है जिसकी आपका 11 है, ठीक है, 11, ठीक है। ये केवल 11 से ही भाग होगा। आप इससे कहें कि अब तू 2 से भाग जा, तो ये 2 से नहीं भागेगा, 3 से भी पूरा पूरा नहीं भागेगा, यानी कि डिवाइड नहीं होगा 3 से पूरा पूरा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। तो इससे ये जो डिवाइड होगा वो केवल 11 से होगा और 1 से होगा, ठीक है। या तो 1 से डिवाइड हो या फिर डायरेक्टली 11 से ही डिवाइड हो। ये या तो खुद अपनी संख्या से डिवाइड हो रहा है, जो ये संख्या है उससे डिवाइड होगा पूरा पूरा, या फिर 1 से डिवाइड होगा। तो इन्हीं संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, जो खुद या तो खुद अपनी संख्या से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, ठीक है। केवल 2 ही नंबरों से ये भाग होती हैं पूरी पूरी, तो उन्हें हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो उन अभाज्य संख्याओं को हम यहाँ पर ढूंढेंगे। यह है 81 और ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कितने से, 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 81 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये यहाँ पर अभाज्य संख्या आपकी नहीं होगी। अभाज्य संख्या वह होगी जो केवल और केवल 1 से डिवाइड हो और जो संख्या यहाँ पर दी हुई है केवल उससे डिवाइड हो। अब ये तो 9 से भी भाग हो जा रही है, यानी कि 9 से डिवाइड हो जा रही, तो ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो ऑप्शन ए तो आपका गया, ठीक है। इसी तरह से 83 तो अभाज्य संख्या हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो 87 है ये आपका 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 3 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। आप देख लें इस तरह से, 3 2 नहीं आपका 6 हो गया, बच्चा आपका 8 में 6 गया 2 और यह 27, 3 नेम 27, ठीक है। ये पूरा पूरा डिवाइड हो रही है 3 से, ठीक है। तो ये भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगी और 1 से भी हो जाएगी और 87 से भी हो जाएगी, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब ऑप्शन आपका कौन सा बचा, ऑप्शन बचा आपका ऑप्शन सी केवल बचा है, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो आप लगा देंगे डायरेक्टली आंखें बंद करके सी ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 83 है ये भी अभाज्य संख्या है और यहाँ पर जो 89 89 ये भी आपकी अभाज्य संख्या है। तो ये 2 संख्या ऐसी हैं जो अभाज्य संख्या हैं, जो या तो 1 से डिवाइड होंगी या फिर खुद अपनी संख्या से ही डिवाइड होंगी, यानी है कि या तो ये 83 से डिवाइड होंगी 83 और 89 जो है वो 89 से डिवाइड होगी। तो इस तरह से जो है ये दोनों अभाज्य संख्या हैं। तो ऑप्शन सी को आप राइट आंसर मान दीजिए फटाफट और बढ़ जाइए अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। समुच्चय यहाँ पर दिए हुए हैं, ए के अवयव दिए हुए हैं 4 5 6 और बी के अवयव यहाँ पर दिए हुए हैं यहाँ पर 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर ए के अवयव भी दिए हुए हैं 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 यहाँ पर ए के अवयव दिए हुए हैं और बी के अवयव दिए हुए हैं यहाँ पर 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया ए यूनियन बी का नाम मान यहाँ पर आपको बताना है। तो ए यूनियन बी की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी में क्या होता है, यहाँ पर जितने भी अवयव दिए हों उन सभी को आपको लिखना है, ठीक है। लेकिन जो दोनों में अगर कॉमन दिया हुआ है तो कॉमन को केवल एक ही बार आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 नहीं है तो आप 2 को भी लिख लेंगे। यहाँ 3 है दिया हुआ, यहाँ 3 नहीं, फिर भी आप इसे लिख लेंगे, ठीक है। सभी पदों को लिखना है, जितने भी पद दिए हुए इन सभी को आप लिख दीजिए। तो 2 3 4 5 6, ठीक है, सारे पद इसमें आ जाएंगे इस तरह से। तो 2 3 4 5 6 जहाँ पर भी आंसर है आप लगा दीजिए इस तरह से। तो 2 3 4 5 6 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या अब आपका आ चुका है 6 और यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपको हम यहाँ पर बता देते हैं, ये जो मॉडल पेपर है इसकी जो PDF फाइल है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको दे दी गई है और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। तो फटाफट जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF फाइल को। लेकिन पहले क्लास को पूरा एंड तक कंप्लीट देख कर जाइए, तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में नहीं है PDF फाइल में, ठीक है, शॉर्ट में है। तो अगर आप पूरा देख कर जाएंगे तो बाद में इसे खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले देख लेते हैं। किसी गांव में पुरुषों की जो संख्या है वो 6 + y यहाँ पर दिया हुआ है 6xy, ठीक है, 6xy प्लस 5y² दिया हुआ है 5y² और -8z, ठीक है। ये यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या दी हुई है। जो पुरुषों की जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या यहाँ पर दी हुई है
2x, ठीक है, 2x प्लस एक्स वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई और माइनस 2y, ठीक है। ये यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या दी हुई है, ठीक है, माइनस का 2y है ये। तो ज्ञात कीजिए पुरुषों की जो संख्या है वो महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है, ठीक है। तो ये जो पुरुषों की संख्या है इसमें से हम महिलाओं की संख्या को घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए घटा दीजिए, किस तरह से आप घटाएंगे। तो घटाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले जो 6xy है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 6xy है। तो चलिए सबसे पहले इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। आपका यहाँ पर दिया हुआ है 6xy, ठीक है, यहाँ से हम लिखते हैं 6xy, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ 6xy पुरुष की जनसंख्या, उसके बाद दिया हुआ 5y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8z, ठीक है, 8z। अब यहाँ से हम घटा देंगे, ठीक है, जो यहाँ पर महिलाओं की संख्या ही घटा देंगे। ये आपका 2x प्लस ये है आपका xy और माइनस का 2y, ठीक है, ये क्या है माइनस का 2y, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 6xy, ठीक है, 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z, ठीक है, माइनस 8z और माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर आप जाएगा आपका 2x, ठीक है, 2x और माइनस प्लस माइनस xy, ठीक है, माइनस xy और माइनस ये हो जाएगा गुणा में आपका प्लस 2y, ठीक है, 2y। अब आप देख लेंगे कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर कटनी, अगर कोई चीज़ कटी तो उसे आप काट देंगे। ये आपका प्लस का 6y, ठीक है, और ये माइनस का 6y है एक, तो ये एक ये माइनस का 6y ये कम हो जाएगा, नहीं घट जाएगा, तो ये बचेगा आपका प्लस का 5xy, ठीक है, प्लस का 5xy, ठीक है, बच गया आपका प्लस का 5xy। उसके बाद क्या बचा आपका 5y स्क्वायर, ठीक है, और कहीं पर भी y स्क्वायर का पद नहीं है, तो बच जाएगा आपका प्लस का 5y स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 5y स्क्वायर, ठीक है, ये आपने लिख दिया, ये लिख दिया और ये लिख दिया। अब क्या बचा आपका, आप देखेंगे यहाँ पर z वाला पद केवल यहाँ पर दिया हुआ है, तो माइनस का 8z, ठीक है, ये हो गया माइनस का 8z, ठीक है। उसके बाद x वाला पद दिया हुआ है ये केवल x, तो माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 2x, ये भी गया, ये भी गया। अब गया बचा प्लस का 2y, ठीक है, प्लस का 2y, ठीक है, ये बचा आपका प्लस का 2y। तो ये आपका आंसर निकल कर आया कि जो पुरुषों की जनसंख्या है वो ये है, ठीक है। इसमें से क्या किया, पुरुषों की जनसंख्या में से हमने महिलाओं की जो संख्या वो घटा दी, तो पुरुषों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है महिलाओं से, इतनी ज़्यादा, ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसे आपको किस तरह से सॉल्व करना है चलिए एक बार देख लेते हैं फटाफट। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है 20 प्लस, ठीक है, 20 प्लस और यहाँ पर मेजली ब्रैकेट दी हुई है। उसके बाद दिया हुआ है आपका 9 माइनस 5, ठीक है, 9 माइनस 5 दिया हुआ है। उसके बाद है आपका छोटी ब्रैकेट 6 माइनस 4, ठीक है, और ये से बंद किया, और ये आपकी मेजली ब्रैकेट भी बंद हो गई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस, सबसे पहले हमें आपको छोटी ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, 9 माइनस 5 और ये आपका 6 में से 4 गया, तो ये बचा आपका 2, ठीक है, कितना बचा, ये बचा आपको 2, ठीक है, 2 यहाँ पर आ गया इस तरह से। अब क्या बचा आपका, अब आगे देखेंगे आप 20 प्लस और ये बचा आपका 9 और ये बचा आपका 5 दूनी 10, ठीक है, कितना हो गया, ये बचा आपका 2। तो चलिए इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपका 20 प्लस 9 माइनस 5 और माइनस 6 माइनस 4, ठीक है, ये यहाँ पर छोटी ब्रैकेट आपकी ये क्लोज हुई। इसके बाद आपका 20 प्लस, उसके बाद 9 माइनस 5, ठीक है, 9 माइनस 5 माइनस, और ये 6 में से 4 गया, ये बचा आपका 2, ठीक है, कितना बचा, ये बचा आपका 2, ठीक है, ये छोटी ब्रैकेट में आ गया और ये वाली ब्रैकेट बंद हुई। अब क्या होगा आपका 20 प्लस और ये ब्रैकेट आपकी स्टार्ट हुई 9 माइनस 5 और माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये आ गया आपका 2 इस तरह से, और ये हो गया आपका 20 प्लस, अब माइनस के 5 और माइनस के 2, ये हो गया आपका 7, माइनस के 7 हो गए, ठीक है, तो प्लस के 9 हैं और माइनस के 7 हैं, तो प्लस के 2 बचते हैं, ठीक है, प्लस के 2 बचे, तो 2 ज़्यादा हैं, ठीक है, प्लस वाले 2 बच गए, तो ये हो गया आपका प्लस का 2 आ गया, और 9 में से 7 गए माइनस के, तो प्लस का 2 आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे माइनस के 5 और माइनस के 2 ये मिलकर आपके बन जाते हैं माइनस के 7, ठीक है, माइनस के 2
और माइनस के 5 ये 7 हो गए, माइनस के 9 में से 7 गए तो प्लस के 2 बच जाते हैं आपके, जो 2 यहाँ पर आ गए तो 20 और 2 कितना हो गया आपका 22। ठीक है, तो इसे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितना आया आपका 22 आंसर आ जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। तो इसे आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ बताया गया कि दो संख्याओं का जो मासा है वो 16 है और उनका जो गुणनफल है वो 64 दिया हुआ है, उनका लासा आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लिखना है जो होता है मासा गुणा लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देख लेते हैं फटाफट यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। मासा दिया हुआ है 16 और यहाँ पर क्या है लासा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, लासा फाइंड आउट करना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 6400। ठीक है, अब हमें लासा ज्ञात करने के लिए ये जो यहाँ पर 16 है इसे हम इधर बटे में ले आएंगे। ठीक है, बटे में ले आएंगे तो हम 16 से 64 को भाग देंगे तो 16 कम 16, 16 चौका 64। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 00 400। ठीक है, तो लासा आपका कितना निकल कर आया, पूछा गया था लासा, तो ये लासा आपका निकल कर आया 400। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है आपका 9, पूछा जा रहा है कि आयत किसे कहते हैं बता दीजिए। तो वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है उसे हम आयत कहते हैं। आयत कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप आयत का बोल देते हैं, इस तरह से आपका आयत हो सकता है, इस तरह से ये आपका आयत हो सकता है इस तरह से। ठीक, तो बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 है, पूछा गया कि यदि किसी त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए कि यहाँ पर त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, 1/2 इंटू 8 इंटू ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फटाफट निकाल लेंगे हम। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये आएगा आपका 4, 2 चौका 8 और 4 की गुणा 3 में हो जाएगी तो हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है आपका 11। ठीक, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 1000 लीटर वाली पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। पानी जो है वो 1000 लीटर है टंकी में और इसमें 1 घंटे में 10% पानी। ठीक है, 1 घंटे में कितना 10% पानी, जितना भी पानी हो टंकी में उसका 10% जो है वो यहाँ पर रिसाव के कारण उसमें कमी हो जाती है 1 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटे के बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी, अभी कितनी है, अभी वर्तमान समय में 1000 लीटर है। ठीक है, कितनी है 1000 लीटर है और 1 घंटे के बाद पूछा गया है कि कितने पानी बचेगा, तो 1 घंटे में यहाँ पर बता भी दिया गया कि इसका 10% पानी जो है वो रिसाव के कारण कम हो जाए। तो आप 1000 का 10% आप निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका 100। ठीक है, कितना आ जाएगा 100। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100, यानी कि 100 लीटर पानी वहाँ पर बर्बाद हो रहा है। तो 1000 में से आप 100 को माइनस कर देंगे, 100 को माइनस कर देंगे तो बचा कितना आपका 900। ठीक है, तो पानी की मात्रा कितनी बचेगी यहाँ पर 900 लीटर बचेगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 1 घंटे में रिसाव से कम हुआ पानी 10% है, तो 10% पानी किसका कम हो रहा है, जो पानी यहाँ पर टंकी में है। ठीक है, 1000 लीटर है टंकी में पानी, इसका आप 10% निकालेंगे तो ये 100 लीटर आएगा, यानी कि 100 लीटर पानी 1 घंटे में रिसाव के कारण कम हो जाता है। और ये जो पानी कम हो रहा है इसको आप घटा देंगे, जो टोटल पानी था उसमें से घटा देंगे। जो टोटल पानी था 1000 लीटर उसमें से 100 लीटर पानी आपका कम हो गया तो कितना बचा, केवल 900 लीटर 900 लीटर आपका पानी बचा। यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो प्रश्न संख्या 12 यहाँ पर दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ तैयार की जाती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। कुछ ज़्यादा नहीं है बल्कि यहाँ पर आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी लगातार डेली। तो एक वृत्त की जो परिधि है वो 22 मीटर, इस वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, इस वृत्त का परिधि दी हुई है। ठीक है, तो परिधि क्या होता है, परिधि होती है आपकी 2 पाई आर। ठीक है, परिधि होती है आपकी 2 पाई आर जो कि दी हुई है 22 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से आप आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आपको ध्यान रखना है। तो 2 पाई आर दी हुई है 22 मीटर, तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 22/2 पाई। ठीक है, 22/2 पाई। ठीक है,
आर की अगर वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो ये 22 तो दिया हुआ है, यहाँ पर ये पर्दी दी हुई है, ठीक है 22 मीटर है। और ये जो 2 पाई इधर बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो इसे किस तरह से सॉल्व करना है आगे, आगे इस तरह से सॉल्व करना है कि यहाँ पर है आपका 22/2, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, 22/7 होती है, ठीक है 22/7 होती है। ये जो 7 है ये आपका ऊपर पहुँच जाएगा गुणे में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 22/2 गुणा 22, और ये जो नीचे 7 था ये ऊपर आपका गुणा में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये 22 से 22 कटम, ठीक है, यानी कि कट गया, बचा कितना आपका 7/2, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू आप यहाँ पर लिख लीजिए, आर की वैल्यू आई आपकी 7/2, ठीक है। आर की वैल्यू हमें निकल कर पता चल चुकी है, आर की वैल्यू, ठीक है, आर की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 7/2, ठीक है 7/2। ये यहाँ पर आपकी आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले आर की वैल्यू तो यहाँ पर दी हुई है, अब पाई की वैल्यू भी हम यहाँ पर लगा देंगे। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर का मतलब है जो आर की वैल्यू निकल कर आई थी 7/2, उसका हमें स्क्वायर करके लगाना है, ठीक है। तो चलिए लगा देते हैं स्क्वायर, 7/2 इस तरह से लगाएंगे स्क्वायर, ये स्क्वायर ही है, ठीक है, ये क्या है ये स्क्वायर, 7/2 हमने 2 बार लिख दिया। चाहे आप इस तरह से ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दें, चाहे उस तरह से लिखते हैं जैसे मैंने लिखा है, सेम बात होगी, ठीक है। तो 7 से काटेंगे तो 7 कट गया, और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आया 11 दूनी 22 हो गया। अब बचा क्या, 11 बचा ऊपर और ये 7 बचा, तो 11 7 तो आपका 77 हो गया, और नीचे 7 कट गया, 2 कट गया, 2 बचा केवल, तो 77/2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 77/2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो निकल कर आ गया। यहाँ पर बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं। ये वाली जो आपकी भुजा है ये 3 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो भुजा है ये 6 सेंटीमीटर है। इस आयत का परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो आयत का जो परिमाप होता है वो आपको पता ही है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। तो 2 यहाँ पर है आपका, लंबाई देख लेंगे, लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हुई है, चौड़ाई यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 6 और 3 ये हो गया आपका 9, और गुणा में 2 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर जो परिमाप ये निकल कर आ जाता है 18 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका परिमाप आ गया 18 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आयत का जो परिमाप है वो आप निकाल सकते हैं। इसका ही फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप निकालने का, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 तो इसमें है ही फॉर्मूले में दिया हुआ, लंबाई यहाँ पर दी हुई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई यहाँ पर दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को आप जोड़कर गुणा कर देंगे तो आसानी से इसका जो परिमाप है वो आ जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 1, 3 और 5 रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 49, 59 और 109 में से क्रम से 1, 3 और 5 को घटा देंगे, ठीक है। तो 49 में से 1 गया तो 48 बचा, 59 में से 3 गया 56 बचा, 109 में से 5 गया तो ये बचा आपका 104, ठीक है। अब ये जो संख्या बची इनके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर सबसे पहले 48 के आपको पता ही है, कुछ इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड करना होते हैं। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 24, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 12, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 6, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 3। अभी केवल 3 से ही कटेगा, तो अभाज्य गुणनखंड क्या है 2, 2, 2, 2, ये 4 बार 2, 2 आया, और 1 बार 3 आया ये, ठीक है। तो ये आ गया इसके अभाज्य गुणनखंड। सेम टू सेम आप इसी तरह से 56 के भी करेंगे तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, 104 के करेंगे तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। आप देखेंगे जो जो संख्या तीनों में कॉमन है उससे आप यहाँ पर लिख लेंगे, जिसकी 2 यहाँ पर देखिए, एक बार ये कॉमन है, ठीक है, तो एक बार ये लिख लिया, दूसरी बार यहाँ पर ये कॉमन, ठीक है, तीनों में है 2, 2, तो दूसरी बार ये आपका यहाँ पर आ गया, ये आ गया, तीसरी बार ये यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, तो तीसरी बार ये लिख लिया। आप देखेंगे कोई भी संख्या यहाँ कॉमन नहीं आ रही है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं, यहाँ 13 है लेकिन ऊपर 13 नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे, और एक जगह 7 है लेकिन फिर दूसरी कहीं जगह 7 नहीं है, तो उन सबको हम छोड़ देंगे। जो संख्या तीनों में कॉमन आ रही है उन्हें हम यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, इन तीनों की गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 8, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 है, ठीक है। कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या 8 है जिससे 49, 59 और 59 को भाग देने पर क्रम से 1, 3 और 5 जो है वो शेषफल रह गए। 8 से अगर आप 49 में भाग देंगे तो 1 शेषफल आएगा, और 59 में अगर आप भाग देंगे 8 से तो यहाँ पर 3 शेषफल आएगा, और 109 में अगर भाग देंगे तो यहाँ पर 5 जो है वो शेषफल रह जाएगा, यानी कि ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड नहीं होंगी। इसीलिए हमने पहले से ही उन संख्याओं में से क्रमशः 1, 3 और 5 को माइनस कर दिया, उसके बाद उनका हमने मासा निकाल दिया। तो इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। मासा निकाल देंगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन
यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो चलिए देख लेते हैं चित्र में क्या क्या दिया हुआ है और प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं। सबसे पहले पूछा गया कि 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तो 3 त्रिज्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से इसकी परिधि तक जो यहाँ पर रेखा जा रही है आपकी, एक त्रिज्या होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी। ठीक है, तो 3 त्रिज्याएं कौन सी हो सकती हैं आपकी? एक तो OA हो गया, एक OB, एक OC। ठीक है, तो ये तीनों त्रिज्याएं होंगी, OA, OC और OB। ये ठीक है, ये तीनों त्रिज्याएं हो गई। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, 3 जीवाओं के नाम लिखना है। ठीक है, तो 3 जीवा कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, ये तो जो यहाँ पर व्यास होता है ये सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, वृत्त का जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होगी। तो एक तो जीवा आपकी यही होगी AC। ठीक है, AC होगी। एक आपकी ये भी हो जाएगी और एक BC। ठीक है, तो AC, ठीक है, AC, AB और BC, ये तीनों जीवाएं हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या मांग रहा है? ये वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। तो वृत्त का व्यास यही है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए वह वृत्त का व्यास कहलाती है। तो AC जो है वो वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर जो AC है वो वृत्त का व्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है वृत्त का केंद्र बताइए। तो वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे वृत्त के बीच में जो बिंदु रहता है वही वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र जो है वो O है। ठीक है, बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 16 है, 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज यहाँ पर ज्ञात करना है कि सिंपल इंटरेस्ट फाउंड करना है आपको। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपका? मूलधन। मूलधन कितना है यहाँ पर आपका? 500। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर मूलधन कितना है? 500। ठीक है, मूलधन गुणा दर होता है। दर कितनी यहाँ पर दी हुई है? 12%। ठीक है, कितनी दी हुई है दर? 12%। मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 3 वर्ष। ठीक है, बटे 100। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। ये मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 ये साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इसे काट पीट कर लीजिए, आपका यहाँ पर 180 आ जाएगा। तो कैसे काटेंगे? ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, कट गए, पूरे पूरे कट गए। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर आपको देखने ध्यान रखना है। यहाँ पर हो गया 5 से 12 में गुणा करेंगे तो कितना आया? 12 पंजे 60 और इधर क्या बचा? 3 बचा है। 3 तो 60 और 3 की गुणा आप करेंगे तो 180 ही आना चाहिए। देख लीजिए आप गुणा करके 180 रुपये आएगा। साधारण ब्याज कितना आएगा आपका? 180 रुपये। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को, इसलिए मैं आपसे बोला था कि इस PDF फाइल में सारी चीज़ें डिटेल्स में लिखी हुई नहीं है। अगर आप क्लास को एंड तक देखेंगे उसके बाद अगर आप रिवीजन करेंगे इस PDF फाइल को डाउनलोड करके तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इसलिए क्लास को एंड तक कंप्लीट देख लीजिए ताकि आप जब दोबारा से रिवीजन करें तो अच्छे से यहाँ पर आपको समझ में आ सके। ठीक है, चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है आपका? यहाँ पर देख लेंगे x+5 इसके होल स्क्वायर का मान आपको बताना है। तो a+b का फॉर्मूला, ठीक है, a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। a+b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? ये होता है आपका a², ठीक है, a² प्लस b² और प्लस 2ab। ठीक है, कितना होता है आपका? 2ab। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसे खोल दीजिए। यहाँ पर देख लेंगे a की जगह क्या दिया हुआ है? x और b की जगह दिया हुआ है 5। ठीक है, तो हम सेम टू सेम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे हम ओपन कर देंगे। ठीक है, इसे ओपन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? सबसे पहले दिया हुआ है आपका a²। ठीक है, तो a² का मतलब है x का स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस यहाँ दिया हुआ है b²। तो b² का मतलब है 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर आप करेंगे, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हमने कर दिया। प्लस अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 2 दिया हुआ है, तो 2 कोई बात नहीं, 2 गुणा ये तीनों चीज़ें आप ये जो तीनों पदें आपस में गुणा में दिए हुए हैं। ठीक है, तो 2ab। ठीक है, a की वैल्यू कितनी दी हुई है? यहाँ पर x दी हुई है गुणा b की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 5। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, तो आप देख लेंगे ये क्या आया आपका? x² प्लस ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस और 2 की गुणा x में करेंगे 2x इंटू 5, तो ये जो आएगा 2 पंजे 10x। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इस तरह से इसे सही से लिख सकते हैं, x वाले पद एक तरफ, जैसे कि x² प्लस 10x प्लस 5। ठीक है, 25 इस तरह से लिख सकते हैं आप इसे। तो x² प्लस 10x प्लस 25 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूले को तहत आपको बस ओपन कर देना था जो यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए अभाज्य तथा संयुक्त रेखाएं किन्हें कहते हैं। ठीक है, रेखाएं नहीं, संख्याएं कैसे कहते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया, ध्यान रखना आपको।
अभाज्य तथा संयुक्त संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनमें उस संख्या के अतिरिक्त केवल एक का पूरा पूरा भाग जाता है, जिसकी वीडियो के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर आपको पहला या दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए मिला था कि उसमें अभाज्य संख्या पूछी गई थी। तो अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो केवल एक से पूरी पूरी भाग जाएं और उस संख्या से केवल पूरी पूरी भाग जाएं जो वो संख्या दी हुई है, ठीक है। तो अन्य किसी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो उन्हें आप अभाज्य संख्या कह देते हैं, जिसकी 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इसी तरह से आगे तक ये अभाज्य संख्याएं चली जाती हैं। 9 आपकी अभाज्य संख्या इसलिए नहीं होती कि 9 जो है एक तो 9 से कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी और ये इधर 3 से भी पूरी पूरी कट जाएगी, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है। 11 अभाज्य संख्या होती है, 13 होती है अभाज्य संख्या, इस तरह से 17 होती है, 19 होती है, ठीक है। 21 नहीं होती क्योंकि वह 3 से भी कट जाती है, 7 से भी कट जाती है, तो ये आपकी अभाज्य संख्या होती हैं। अब यहाँ पर पूछा गया संयुक्त संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दें विद्यार्थी कि विषम संख्याओं में 9 और 15 भी आती हैं, लेकिन अभाज्य संख्याओं में उन्हें काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि 9 और 15 इन संख्याओं में क्रमशः 9 और 15 जो है क्रमशः 3 और 5 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, तो 9 और 15 अभाज्य संख्याओं में आप नहीं लिखेंगे। इसी के बाद आगे बताया गया संयुक्त संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 अथवा 2 से अधिक होती है संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं, जिसके 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इनके जो गुणनखंड होंगे या तो 2 होंगे या फिर 2 से अधिक होंगे, ठीक है। जिसकी यहाँ पर 4 है, ठीक है। 4 के कितने गुणनखंड होंगे? 2 गुणा 2, ठीक है। या तो 2 गुणनखंड है या फिर 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसी तरह से 6 के भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। विद्यार्थी ध्यान दें कि संख्या 1 को अभाज्य संख्या एवं संयुक्त संख्या दोनों में ही सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि ये 1 के अतिरिक्त किसी अन्य से भाज्य नहीं है तथा इसके 1 से अधिक गुणनखंड भी नहीं होते हैं, तो इसलिए ना ही इसे भाज्य संख्या में गुणन यहाँ पर गिनती लगाई जाती है, ना ही संयुक्त संख्या में। तो इस तरह से आपकी संयुक्त संख्या की डेफिनेशन नहीं होगी। बाकी जो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनकी ये उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की यहाँ पर दी हुई है। तो अब आप इस PDF फाइल को, इस मॉडल पेपर को आसानी से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और पुराने मॉडल पेपर को आपने अगर अभी तक नहीं देखा, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर जो होता है आपका, ठीक है, बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, साइंस, ठीक है, और ये चौथा मैथ का आ गया, तो पुराने पेपर भी जाकर देख लीजिए। बाकी इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।